नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और आज बात करेंगे भ्रष्टाचार के एक बड़े खुलासे की। यह खुलासा है 2 ऑडियो क्लिप के माध्यम से सीएमएचओ कार्यालय से 50,000 की रिश्वत मांगने का। रिश्वत ऐसी कि देने वाला जो है वो रोने लग जाए, गिड़गिड़ाने लग जाए, यहां तक कहने को मजबूर हो जाए कि आप जो मांग कर रहे हैं उसमें तो हम नंगे हो जाएंगे। इससे बेहतर तो अब काम धंधा छोड़ के ये जो मेडिकल की लाइन है इसे छोड़ दें, अस्पताल बंद कर दें और खेती करने लगे, कुछ धंधा कर लें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। रिश्वत की ऐसी राशि कि सामने वाला डॉक्टर इस कदर टूट जाए कि वो कह दे कि अब आपको जो करना है कर लीजिए, हम इतनी रिश्वत नहीं दे पाएंगे। रिश्वत का ऐसा खेल कि बीओओ भी हर 3 महीने में 10,000 रुपए ले जाता है। सागर का सीएमएचओ कार्यालय अस्पताल के रिन्यूअल के नाम पे 50,000 रुपए की मांग करता है। हर व्यक्ति जो रिश्वत देता है वो इस दर्द को महसूस करता है कि सारे टैक्स देने के बाद उसे रिश्वत भी देनी पड़ती है। किराने का सामान हो चाहे कोई वस्तु खरीदे वो, उसे उस पर टैक्स देना ही पड़ता है। उसके अलावा रिश्वत का एक बोझ ये सबके ऊपर है। जो तंत्र के जाल में फंस गया, नियमों के जाल में फंस गया, बिना रिश्वत के उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में ये जो 2 ऑडियो क्लिप है, एक 3 मिनट 59 सेकंड का है और दूसरा 7 मिनट 28 सेकंड का है। ये 2 ऑडियो क्लिप सागर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय की पूरी पोल खोलते हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसमें सीएमएचओ कार्यालय के एक फार्मासिस्ट हैं विनोद नामदेव और दूसरा एक पूर्व एमआर बताया जा रहा है विकास। ये दोनों सागर के सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश बौद्ध की तरफ से खुरई के डॉक्टर मंदार जैन जो पारस अस्पताल संचालित करते हैं, उनके अस्पतालों के रिन्यूअल के लिए, जो इंस्पेक्शन के बाद रिन्यूअल होना था, उसके लिए 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऑडियो की न्यूज ग्राउंड जीरो पुष्टि नहीं करता है, मगर इस ऑडियो में खुद डॉक्टर मंदार जैन अपना परिचय दे रहे हैं और वो जिन 2 लोगों से बात कर रहे हैं उनका नाम भी साफ स्पष्ट तौर पे ले रहे हैं। आप भी इस ऑडियो को सुनिए और पहले देखिए कि ये जो रिश्वत का खेल है वो किस दर्जे तक नीचे गिर गया है। आम आदमी झटपटा रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। रिश्वत की सच्चाई सब जानते हैं लेकिन कोई नहीं बोल पाता। ये जो 2 ऑडियो हैं, ये 2 ऑडियो 4 लोगों के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। पहला सीएमएचओ जो सुरेश बौद्ध है, डॉक्टर सुरेश बौद्ध है, उनका, खुरई के जो बीएमओ है उनका, और ये जो 2 लोग इस ऑडियो में बात कर रहे हैं। इस ऑडियो को सुनाने से पहले हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं और ये सवाल आपको अपने आप से भी पूछना चाहिए, सरकार से भी पूछना चाहिए और इस सवाल को आगे बढ़ाना चाहिए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो गतिविधियां चल रही हैं बुलडोजर वाली, जिस तरह से अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तरह से उस बुलडोजर की दहशत कायम है, व्याप्त है। क्या रिश्वतखोरों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए? हमारा सवाल है कि क्या रिश्वतखोरों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए? यदि सरकार की मंशा साफ है तो उसे रिश्वत के मामले सामने आने पर तुरंत ही ऐसे रिश्वतखोरों का घर बुलडोजर से गिरा देना चाहिए और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। हेलो, हाँ विनोद जी बोल रहे हैं। हाँ जी, विनोद जी नमस्कार, मैं डॉक्टर मंदार जैन बोल रहा हूँ खुरई से, पारस हॉस्पिटल से। हेलो, हाँ जी बोले। वो उसका हमारा उनने गुप्ता जी ने जो अप्लाई किया था उसका फिर क्या करना हॉस्पिटल का?
गुप्ता जी के पास से मैसेज भी तो भिजवाया था साहब ने। नहीं, गुप्ता जी ने तो अभी हमें फोन लगाया आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले नहीं, जिस समय 5 क्लिनिक हुई थी ना, हाँ, उस समय कुछ मैसेज गया होगा आपके पास। उन्होंने हमें कुछ मैसेज नहीं भेजा, उन्होंने बोला साहब आएंगे, आप आएंगे और जो है आप थोड़ा सा हमें हिंट कर देंगे। अब आपने कुछ बताया नहीं, उसमें। मैसेज अपन ने डिलीवर कर दिया था उसी समय गुप्ता जी के माध्यम से। उन्होंने बताया था कि 4-5 क्लिनिक है और एक नर्सिंग होम है। हाँ, अच्छा, उस तो समय है उन्होंने तो ये भी सब बोला इसी के था कि अंदर ना। टोटल मिला के सबका रहेगा। भैया उतना उन्होंने तो ये हम नहीं बोला कर था। पाएंगे, आप कहो कि 50 हम कर दें, हमारी इतनी औकात नहीं है भैया। और आपके बीएमओ साहब हर तीसरे महीने ले ही जाते हैं, 10-10 आपके बीएमओ साहब ले जाते हैं हर महीने सीएमएचओ साहब के नाम से। अब आप तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते हो हमें नहीं मालूम। नहीं, हम तक तो कभी नहीं आए। हाँ, तो फिर वो ले जाते होंगे, वो उनका भी हमें समझ में नहीं आता। अगस्त में दिए उनको, नवंबर में दिए और अभी मार्च की शुरुआत में वो ले गए। वो हम कितना पैसा दें आप बताओ? 30,000 उनको दे चुके। अब आप 50 बोलो तो हम लोग तो नंगे हो जाएंगे भैया, क्या करेंगे बताओ आप। चलो ठीक है, हम बता देंगे साहब को, कुछ नहीं। तो आप बताओ हम फिर क्या करें? उनसे साहब से मिलवा दो तो हम उनके सामने अपनी दरखास्त रख देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मिलने रख साहब, बात कर लें जरा। क्या है, आज लास्ट डेट। अब हम साहब से बोल रहे हैं रोज कि हमने सर इंस्पेक्शन हो गया है, अप्रूवल होना है, डिजिटल साइन होने हैं। साहब बोल देते हैं हो गया क्या, हो गया क्या। हम बोल रहे सर मैसेज तो चला गया, हुआ कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं बताओ, अपना तो उसमें कुछ रहता नहीं है। नहीं, आपकी नहीं कह रहे नामदेव जी, हम आपको नहीं कह रहे, पर आप ये भी तो समझो ना भाई, फिर बीएमओ सीएमएचओ साहब के नाम पे जो है हर महीने में 10,000 उठा रहे हैं। हाँ, मैंने तो कभी बोला नहीं और ना मैं किसी से बोलता हूँ। उसका रीजन ये है डॉक्टर साहब कि मैं हूँ यहाँ का, आप हो यहाँ के जी, हमें हमेशा यहीं रहना है, आपको हमेशा खुरई में रहना है जी। मेरा मतलब नवोदय विद्यालय से ही पास आउट हूँ मैं, खुरई से ही पढ़ा हूँ। अरे हाँ। है ना, अधिकारी लोग आते हैं साल 1.5 साल के लिए जी। तो इनके चक्कर में अपन किसी से रिलेशन खराब करते नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही उसी समय बोल देता आपको जब सामने आया था। मेरे को जो है गुप्ता जी ने बोला कि साहब ही आपको हिंट कर देंगे। अच्छा, साहब और हम बीच में आने कुछ समय के लिए अकेले भी रहे, उनने मेरे को कुछ साहब को हमने ये बता दिया था। साहब ने हमसे पूछा था क्या है, हमने कहा सर ऐसा ऐसा मैसेज आपने बोला था, हमने भेज दिया था। बोले और ठीक है। हमने कहा गुप्ता जी कर रहे थे, गुप्ता जी ने अप्लाई किया था, गुप्ता जी के माध्यम से मैसेज भेजा था। हमने कहा अपन उन्हीं के माध्यम से डील कर लेंगे, है ना, अपन डायरेक्ट कहीं भी नहीं करते। तो अगर आप चाहें तो एक बार सर से मिल लें। तो कब मिलेंगे सर? कल मिल जाएंगे क्या? सर डॉक्टर साहब कल तो वो सर एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगी, ड्यू डेट है आज। तो फिर हम क्या करें बताओ, यहाँ अटैक के पेशेंट लेटे हुए हैं। और गुप्ता जी भी ऐसे समय बताते हमें, थोड़ा सा कल ही बता देते तो हम आज कम से कम पहुंच तो जाते आपके पास। सही बात है। तो वो इसी में रहे कि आप हिंट करोगे, वो हिंट करेंगे, कोई ने हिंट ही नहीं किया। हमने ये भी बोला था उनको, मैंने कहा भाई आप हमारा ये बोल देना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे ना, हमारी इतनी क्षमता ना, हमारी इतनी अस्पताल चलती है। हाँ, खैर वो तो हमने देख लिया, हमने साहब से ही बोल दिया था। हमने कहा नॉर्म्स तो पूरे हैं, आपने खुद देखा नॉर्म्स तो पूरे हैं, पेशेंट नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या करें हम लोग। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मैसेज तो कन्वे कर ही देता हूँ उनको। आप मैसेज कन्वे कर दो, होगा तो हम कल आके मिल लेते हैं, और क्या करें बताओ आप। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, है ना जी। हेलो। हाँ विकास भैया। हाँ सर, हम लोग कॉल लगाए था, क्या हुआ पूछने के लिए आपसे। अरे उनसे बात हुई, हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती। बे कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हो, मतलब बताओ ना। जैसे उनसे नामदेव जी से बात हुई, हमने कहा साहब उसका हॉस्पिटल का क्या करना है। हाँ। सो कहने लगे वो विकास जी को तो बताया था। हमने कहा उनने तो हमें कुछ नहीं बताया, उनने तो बोला कि आप हिंट करोगे। हाँ। नहीं, उनको तो हम पहले ही बता चुके। वो तो हमने आपको नहीं कहा था उस समय सर, जो आपने कहा था तो शुरू में नहीं बताया था हमने आपको। नहीं, सो आपने हमें क्या बताया था बताओ। अरे जो आपने कहा था कि आपने जब शुरू बात हुई थी 15-20 दिन पहले, हाँ, जहाँ हमने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 50 लेंगे सबका मिला के। हाँ, आपने तो 6 का 60 बोला था, 50 कहाँ बोला था आपने, 6 का 60 बोल रहे थे आप लेकिन बोले हमसे कि सर 50 के ऊपर ही जाएगा, ये बात मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया था हमने आपको। हाँ, फिर क्या बताओ सर उनको। नहीं, तो आपने फिर हमने आपसे बोला ना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, तो आप बोलने लगे वो आएंगे। उनको बता दी थी हमने। नहीं, मेरी बात आप सुनो। हाँ जी, बात उनको बता दी थी हमने। 1 मिनट। उस समय जो अपनी बात हुई थी
तो हमने आपसे बोला था, तो आप कहने लगे सर आपके पास जब आएंगे CMHO साहब और नामदेव आएंगे साथ में, है ना, तो आप उनसे बात कर लेना, या वो आपको खुद ही हिंट कर देंगे। ये भी बात बोली थी आपने, है ना। अब जे आए हमारे पास, ना तो नामदेव कछु बोले, और CMHO साहब के साथ करीब करीब 2-4 मिनट हम अकेले में भी रहे। उनने भी अपन को कोई हिंट नहीं किया। फिर आप बोले कि गाड़ी में बैठते बैठते बता देंगे कुछ। ठीक है भैया, अपन इंतजार करते रहे उनके इशारे का, उनने कोई इशारा नहीं किया। अब हम इसका क्या मतलब निकालें? फिर आप कहने लगे, फिर हमारी सुनो तो मेरी बात। फिर हमने आपको फोन लगाया तुरंत में, लगाया हमने फोन आपको। हमने कहा भैया विकास भैया वो इंस्पेक्शन तो हो गया। उनने कुछ बोला नहीं। आप कहने लगे सर फोन आएगा। आप बोले चले या तो नामदेव जी का फोन आएगा या आपको यहाँ बुलवाएंगे। आप बोले ठीक है, हम इंतजार करते रहे। अब आज आखिरी दिन आ गया। अब फिर आपने हमें 2 घंटे की मोहलत दी। हम 2 घंटे में अटैक के मरीज छोड़ के अस्पताल में कैसे उनसे बात करने के लिए आया हूँ? हम बात करने का नहीं बोल रहे। अरे यार क्या वो रखता कि उस समय जब 15-20 बजे अपनी बात की थी तो हमने उनको बता दिया था कि भाई हमने उनको इशारा तो कर दिया है, बाकी जब आप विजिट पे जाओगे तो आप लोग देख लेना, हमने उनको बोल दिया था। अब भाई अब आप बताओ, आप बताओ क्या करें? आप तो बताओ। हम नहीं, हमें कोई इशारा क्यों नहीं किया भाई? उस समय बात करते तो भैया हम कम से कम बोल देते कि भैया हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते भैया। यानी आप मान के चलो हर 3 महीने में 10,000 BMO ले जाता है CMHO के नाम पे। बता दी उनको ये बात अभी हमने नामदेव जी को बोल दी फोन पे। आपको नहीं बताई मैंने? आप बताओ सर फाइनल हम क्या बोल रहे, बताओ। तो आप जैसे बोल रहे, मैं क्या बोलूं? अब मैं 30,000 ऑलरेडी दे चुका हूँ उस बंदे को यार। अगस्त में दिया, नवंबर में दिया, मार्च के पहले दिया। नामदेव कह रहे हमारे तक कुछ पहुंचा नहीं है। अब मैं BMO से थोड़ी लड़ने जाऊंगा, आप बताओ। उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी है कि मैं चेक से पेमेंट किया हो। सही बात है। अब BMO वहां दे नहीं रहा, तुम्हारी उनसे बात नहीं हो रही, और फिर तुम अलग से मांग रहे। यार मैं कोई धनपति कुबेर थोड़ी हूँ यार, मेहनत करके कमा रहा हूँ यार, पसीने की कमाई, 1 नंबर की कमाई है। हर चीज की हमारे यहाँ रसीद मिलती है, कोई इलीगल काम करते नहीं है। उसके बाद यानी मैं तो यार परेशान हूँ। मतलब वो कह रहे 50 करो, कहाँ से करो यार 50? मैंने कहा आप नामदेव साहब आप देख के गए हो, आप हमारे हमने उनको फेवर में नहीं है ना, पर क्या करा सर, हम सिस्टम में लोड खराब कर रखा है। नहीं अब हमने उनसे बोला, हमने कहा अस्पताल की आप स्थिति देख गए? कहले नहीं वो तो खैर आपके, उनने खुद बोला नामदेव जी ने, कहले नहीं डॉक्टर साहब आपके नॉर्म्स तो पूरे थे पर आपके यहाँ पेशेंट नहीं थे, यही हमने CMHO साहब को बात बोली। मैंने वो आए थे उस समय OPD में 1 पेशेंट नहीं था, 1 पेशेंट नहीं, भर्ती में केवल 2 मरीज। अब आप बताओ मेरे को, मैं 10-15 पेशेंट की OPD में कितना कमा लूंगा दिन भर में? मेरे को स्टाफ की सैलरी देना है, मेरे को अस्पताल का खर्चा पानी निकालना है, कैसे मैं चलाऊंगा यार? कैसे चलाऊंगा मैं? तो यानी रोना आ जाता है यार विकास जी, यानी हद होती है। मैं करूं तो क्या करूं? फिर मैंने मन पक्का कर लिया कि अब मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, ज्यादा ये करेंगे तो मैं तो कमिश्नर साहब के पास पहुंच जाऊंगा। तो ये तुम्हें जो करना है करो, तुम बोलो तो हम अस्पताल बंद करे दे रहे, और तुम बोलो तो हम साला खेती कर लेंगे और अस्पताल ना खुल पाएंगे। यानी हद होती है यार, आदमी को कितना परेशान करोगे यार तुम लोग। अब उन्हें जो करना है सुबह करें भैया, हम नहीं कर सकते, ना इन्हें खिला सकते ना उन्हें खिला सकते यार। हम लोग के भी तो बीवी बच्चे हैं यार, सभी साला पेड़ पे पैसे लगते कि हम लोग हैं यार। साला पूरा टैक्स भरो, सरकार का इनकम टैक्स भरो, ये भरो वो भरो, उसके बाद साला रिश्वत में भी पैसे दो, यानी सब तरीके का काम करो, उसके बाद भी रिश्वत देनी पड़ रही है यार, तो धिक्कार है साला। तो आप तो भैया उन्हें बोल देना तुम करो तो ठीक है, नहीं तो वे तो अस्पताल बंद कर देंगे, हम तो अपना सामान भेज देंगे। जैसे वो अरविंद अस्पताल का हो गया आपके सागर में, सो ऐसे ही हम हो जाएगा। कुछ नहीं, हम तो भैया पात लेंगे, बीवी बच्चे छोटी मोटी दुकान खोल लेंगे, नहीं तो खेती किसानी बाप दादा ने छोड़ रखी है थोड़ी 15-20 एकड़ की, सो खेती कर लेंगे। हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, बोल देना आप। चलिए हम तो माने हम तो कुछ पूछे नहीं उन्होंने, नहीं पूछे भी तो आप बता देना उनको कि भैया डॉक्टर की अब नहीं है हिम्मत, नहीं कर पाएंगे। मुझे पिछले साल लखवा लग चुका है यार, मैं कहाँ से क्या क्या कर लूंगा यार। मैं जानता हूँ मैं कैसे काम कर रहा हूँ।
अब आप तो घर जैसे आदमी हो, आप सिर्फ बोल लिया, किस किस को जाके सुनाओ बताओ। नहीं सर, आपको कहना सही है जगह सर, हम भी बड़ा खराब लगता सर। क्या होता है सर, लोगों यहाँ पे सारे लोगों ने तो भगा कर रखा है। हर आदमी आ रहा तो हर आदमी पैसे मांग रहा है, हर आदमी पैसे मांग रहा है। सही बात है। पॉल्यूशन वाले आ रहे तो उनको दो, फायर वाले आ रहे तो उनको दो, है बिजली वाले आ रहे तो उनको दो, बस पैसे ही बांटते रहो सर। सर कोई नगर पालिका की नाली तक साफ करने नहीं आता हमारे यहाँ तो। टैक्स पूरा लेना है, नाली तक साफ करने नहीं आते। सही बात है। वो एप्लीकेशन दे दी, कुछ नहीं होता। हमें पड़ोसी बेचारे परेशान, जैसे तैसे 10 साल में नाली बन पाई हमारे यहाँ। इतना परेशान कर रखा है यार। चलो आप तो बोल देना, ठीक है ना। चलो सर, जो उन्हें करना होगा तो करेंगे भैया, हमें नहीं। चलो सर, कोशिश करते सर। ठीक है, हम रख रहे हैं ना। तो सर ठीक है, ठीक है। हाँ। देखिए, मैं आपको बता दूं पंकज जी, एक तो हमारे हिंदुस्तान में कानून जो बनाए जाते हैं ना, वो आम आदमी को परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं कि उसको कभी भी पकड़ लिया जाए, कभी भी रोक लिया जाए और उसको परेशान किया जाए। जब आप 1956 के इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो किसी मरीज का इलाज करने के लिए, आपको वैधता मिली हुई है, तो कई सारे कानून लाके बार बार उनको उनके अंतर्गत रजिस्टर कराने का जो कानून है या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इटसेल्फ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये आपके पुराने वाले एक्ट को वायलेट कर रहा है। तो हमें भी काफी जगह से सूचना आती है कि ये CMHO EMHO क्लर्क है, CMHO की तरफ से पैसे की मांग होती है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि उन डॉक्टरों से भी होती है जो कि पूरे वैद्य हैं, मतलब दे आर ग्रेजुएटेड इन देयर स्ट्रीम। तो मतलब अपना भारत का तंत्र ऐसा हो चुका है कि किसी सरकारी आदमी को समंदर की लहरें भी दिन में बिठा दिए जाए ना, तो वो उस पर भी पैसे कमा लेगा। तो बड़ा हाल कानून इतने सख्त बनाए जाते हैं कि आम आदमी कभी भी उस शिकंजे में कसा जा सकता है। तो वही हमें भी काफी जगह से जानकारी मिलती है तो उगाही हो रही है। चूंकि मेरा आदतन नेचर में आउटस्पोकन हूँ, तो मेरे से तो कोई एक आध दफे किसी ने कोशिश करी थी, बाकी लेकिन आम आदमी को और आम डॉक्टर को तो प्रताड़ित किया जाता है। और CMHO रजिस्ट्रेशन के नाम पे हर साल में या 2 साल में जो भी उसका हो रहता है, वो पैसे लिए जाते हैं। बताइए। जी डॉक्टर साहब, आपको मैंने जो ये दोनों ऑडियो, चूंकि बात करने से पहले मैंने आपको भी भेजे थे, आपने सुने हैं, तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों ऑडियो को सुनने के बाद? कितनी पीड़ा में दिखते हैं डॉक्टर? और ये पूरा जो रिश्वत का खेल है जो इंस्पेक्शन के नाम पे, और जो एक स्लैब बना रखा हुआ है कि जो डॉक्टर्स है उनके लिए अलग स्लैब है, फर्जी डॉक्टर या झूला छाप डॉक्टरों के लिए अलग है, BHMS वाले जो है उनके लिए अलग है। तो ये पूरा ऑडियो सुनने के बाद आपको क्या कहना है? देखो, मेरा तो ये कहना है, देखो पंकज जी, हम तो महात्मा गांधी के भक्त है, मानवतावादी इंसान है भाई। सबकी अपन मजबूरी की बात करते हैं भाई। पहले क्या होता था, जिले का जो वरिष्ठ क्लास 1 डॉक्टर होता था उसको CMHO सिविल सर्जन बना दिया जाता था। लेकिन देश ने इतनी तरक्की की है 75 वर्ष के एक मैच्योर लोकतंत्र के बाद। आजकल क्या है, मंत्री को लगते हैं चुनाव जीतने के लिए पैसे, तो मंत्री पैसे कहाँ से लाए? तो मंत्री लगाता है बेचारा जिले की बोली। तो हर विभाग में जो जिला जितने में उठ जाए, ठीक है। अब बेचारे अफसर ने बोली उठा ली, अब मंत्री के बंगले पे पैसे दे के आ गया। अब अफसर बेचारा अपनी जेब से तो लाएगा नहीं, तो वो ऐसे ही आम आदमी से उगाही करेगा। तो यदि उनके दृष्टिकोण से देखें तो उन लोगों की कोई गलती नहीं है कि क्योंकि बेचारे तो मंत्री से पूछे, मंत्री कहता है कि चुनाव में बहुत पैसा लगता है। तो हमारा ये है कि बेचारा मंत्री चुनाव में पैसे लगाता है इसलिए अफसर से लेता है, अफसर पैसे नकद दे के जिला खरीदता है इसलिए आम आदमी से करता है। और इस प्रकरण में ज्यादा दोषी तो मुझे लगती है आम आदमी या भारत की जनता है, जो इन सवालों को
सुनना ही नहीं चाहती, इन सवालों को एड्रेस ही नहीं करना चाहती, क्योंकि जनता बहुत महान और पवित्र कार्य में व्यस्त है कि हिंदू कौम के साथ धोखा हुआ है और हिंदू जाग उठे हैं और हिजाब, बुर्का, मंदिर, मस्जिद, अगला पिछड़ा, दलित, आरक्षण, लोधी, ठाकुर, मेरी समाज का मंत्री, और ये तो भैया या तो इन मामलों में उलझे रहो या भयभूत भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा और बीमारी, बेरोजगारी पे सरकार से सही नीतियां लागू करवा लो। बाकी आप बताइए। तो इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जो आपको ये रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर को देंगे या मंत्री को देंगे, या अपने तरफ से क्या करेंगे इस मामले? देखिए डॉक्टर मंदार जी, हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, हम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन पंकज जी होना जाना कुछ नहीं है, पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है। कहाँ, अरे वो शिकायत ऑर्डर कर दी जाएगी और शिकायतें हिंदुस्तान में मतलब किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाती, और पहुंच पाती हैं तो 20-25 साल बाद पहुंच पाती हैं, जब उस शिकायत का रिजल्ट आने के मायने ही खत्म हो जाते हैं। इस समय मेरे साथ इंदौर के हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीरज सोनी है। और नीरज जी, आपने जो पूरा ऑडियो सुना है ये रिश्वत का, जिसमें सीएमएचओ के दफ्तर के लोग सीएमएचओ की तरफ से एक डॉक्टर से रिश्वत की मांग कर रहे हैं, वो भी छोटी मोटी राशि नहीं है, 50,000 की राशि है। दूसरा एक दलाल और है, तो ये 2 लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा जो बीएमओ बता रहे हैं कि हर 3 महीने में रिश्वत की राशि ले जाता है, खुरई से है। इस तरीके से ये जो पूरी आपने क्लिप सुनी है, आपका क्या कहना है इस पे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या न्याय की जो व्यवस्था है उसमें ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई है? मेरा ये मानना है कि जहां तक तंत्र में रिश्वत और इस तरीके से अवैध रूप से धनराशि की मांग है, उसके लिए अलग से लोकायुक्त का अधिनियम बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन त्वरित कार्रवाई करने के पक्ष में है, तो मुझे बेहतर लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय जो इस समय बुलडोजर की ओर विशेष ध्यान दिए हैं, ऐसे लोग जो रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत के लिए लोगों का व्यवसाय खत्म करते हैं, और रिश्वत को लेकर ऐसे लोग जो समाज में अपना अलग अलग योगदान देते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके भी घर गिरा देने चाहिए, जिससे पूरे समाज में एक मैसेज जाए कि अपराधी चाहे आर्थिक अपराधी हो और चाहे सामाजिक अपराधी है, उनके साथ हम एक जैसा व्यवहार करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो जो लोग रिश्वत के मामले में इन्वॉल्व हैं, इनके घर गिरा देने चाहिए और इनको सेवा से पृथक कर देना चाहिए। अभी तक जो भी रिश्वत के मामले होते हैं उनमें कठोर कार्रवाई नहीं होती है, ये देखा गया है। रिश्वत के जो मामले हैं वो उनको चलते हुए जो है वो लगभग 2 से 3-4 साल का समय निकल जाता है, और सामान्यतः इस बीच में जो आरोपी होते हैं वो चूंकि उसी परिवेश से आगे बढ़ते हैं, तो लगातार वो जो है वो दूसरे पक्ष से मिलके जुल के, या लास्ट में यदि उनका 4 साल के बाद कन्विक्शन भी होता है, तो ऐसी परिस्थिति में अधिकतम जो दंड होता है वो भी 4 साल से ज्यादा नहीं होता। और वो चूंकि अपीलेट कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है, तो इस दौरान भी जो है वो व्यवस्था यही करते हैं कि इस दौरान भी वो अपनी रिश्वत की राशि बढ़ा देते हैं और फिर उससे जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है उनकी जो विभागीय जांच है वो 3 महीने में खत्म करके और उनको सेवा से पृथक करने की कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फिर वो अपना मामला लड़ते रहें। और ये जो घर गिराने वाला जो बुलडोजर चलाना है, वो बहुत जरूरी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए बुलडोजर चले, तो बाकी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। क्योंकि इस समय जो प्रदेश है वो भ्रष्टाचार के चंगुल में है, और चारों तरफ आप देखें, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मेडिकल हो, इस बात पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत धन्यवाद।
घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।